Hello students. So in the last class we have covered transformer and generator of this chapter alternating current. Okay, so today we are going to cover this chapter. Theoretically this chapter will be completed today. So one topic is left in this chapter, that is LC oscillations. It is a very small topic but it is important also. LC oscillations, तो ये LC oscillations होता क्या है? आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं और इस टॉपिक को करने के बाद हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। टॉपिक का नाम है LC oscillations. सो ऑसिलेशंस, तो स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि क्या होते हैं ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस बेसिकली रिपीटिशन होता है, मतलब कोई भी अगर बॉडी है अपनी पोजीशन को रिपीट करती है आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट विद इन टू लिमिट्स, देन बॉडी इज सेड टू बी इन ऑसिलेशन. सो ऑसिलेशन में क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होता है और एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का होता है और उसमें आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम बॉडी रिपीट्स इट्स पोजीशन. मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज में अगर रिपीटिशन होता है, अगर कोई काम बार बार होता है, ऐसे हो गया फिर ऐसे हो गया, दोबारा से फिर वहीं आ गया, फिर से ऐसे हो गया. सो अगर किसी ऑब्जेक्ट में रिपीटिशन होता है, किसी फिनोमिना में कहीं पर बार बार रेगुलर इंटरवल के बाद अगर वह कुछ सिमिलर चीज होती है तो हम उसको बोलते हैं कि वहां पर ऑसिलेशंस हो रहे हैं. यहां पर ऐसा ही होता है, इस LC ऑसिलेशंस में ऐसा ही होता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं LC ऑसिलेशंस. आपको पता होगा ये LC किस लिए यूज होता है. LC is used for an inductance. LC is used for an inductance and C is used for a capacitance. C is used for a capacitance. So क्या होता है कि कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस कहाँ से मिलता है, कैपेसिटर से. इंडक्टेंस कहाँ से मिलता है, इंडक्टर से. अगर हम एक इंडक्टर और कैपेसिटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, मतलब इसमें क्या होता है मैं आपको सीधा बताता हूं. व्हेन ए फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैग्नेटिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड. इस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी रिपीटेडली एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं. तो इस फिनोमिना, मतलब ये ऑसिलेशंस किसके हैं, ये ऑसिलेशंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी में ऑसिलेशंस हैं. मतलब पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं है. कुछ देर बाद क्या होगा, दोनों हो जाएंगी. उसके बाद क्या होगा, मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो हो जाएगी. तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी का जो रिपीटेड ट्रांसफर है, रिपीटेडली जिस तरह से कन्वर्जन है, दैट इज कॉल्ड LC ऑसिलेशंस. इट इज सिमिलर टू द स्प्रिंग ऑसिलेशंस. स्टूडेंट्स, स्प्रिंग ऑसिलेशन में क्या होता है कि अगर हम किसी स्प्रिंग को ब्लॉक से कनेक्ट करते हैं और ब्लॉक को स्ट्रेच करके रिलीज कर देते हैं तो ब्लॉक ऑसिलेट करने लगता है. स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ऑसिलेशंस आपने स्टडी किया होगा क्लास 11th में. सो जब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेट करता है, सो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती रहती है. तो इस तरह से स्प्रिंग में भी हम कहते हैं कि ऑसिलेशंस हो रहे हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, यू शुड अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. कैसे हम इसको समझेंगे, ए फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर. ए फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर. अब देखो क्या होगा, कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है और मैंने आपको कहा कि फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है. सो कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कितनी होती है, हाफ CV². सो जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है, इस पर चार्ज मैक्सिमम है, तो इसकी एनर्जी भी मैक्सिमम होएगी, हाफ CV², या जिसको हम Q0² 2 भी लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर, ये तो एक मेन डायग्राम है जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है. अब वो एनर्जी कन्वर्जन कैसे होगा, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगी, उसके लिए मैंने ये डिफरेंट डायग्राम्स बनाए हुए हैं. तो आपको उसमें से अच्छे से समझ में आएगा. देखो कैसे, यहाँ पर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है और इंडक्टर में कुछ नहीं है. मतलब इनिशियली जब हमने इस की को क्लोज कर दिया ना, एक कनेक्ट कर दी है हमने, तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, कैपेसिटर का चार्ज मैक्सिमम है तो कैपेसिटर से करंट मैक्सिमम निकलेगा. मैक्सिमम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द कैपेसिटर. अब धीरे धीरे क्या होगा, ये करंट कम होता चला जाएगा क्योंकि जो
कैपेसिटर से करंट का जो डीके होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, सो धीरे धीरे होगा। अब ये शुरू में करंट मैक्सिमम है, अब यहाँ पर जब करंट चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें होना शुरू हो जाएगा सेल्फ इंडक्शन, इसमें होना क्या शुरू हो जाएगा, सेल्फ इंडक्शन। सो सेल्फ इंडक्शन की वजह से इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसकी वजह से इसमें एनर्जी स्टोर होगी। तो अगर T = 0 पर सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी 0 है, तो कुछ टाइम के बाद मान लो T = T/8 या कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ एनर्जी कैपेसिटर में रह जाएगी और कुछ एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो जाएगी। इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी UB = ½ Li², और कैपेसिटर में एनर्जी कितनी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी Q²/2C। तो किसी टाइम पे अगर इसमें चार्ज Q है और इसमें करंट I है, शुरू में तो मैक्सिमम था, तो ये दोनों में बराबर बराबर रहेगी। अब कैपेसिटर को तो नेचर क्या है, कैपेसिटर को तो फुल्ली डिस्चार्ज होना ही होना है। तो जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता है, व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली डिस्चार्ज्ड, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कैपेसिटर इज 0, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कैपेसिटर इज 0 और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन इंडक्टर इज मैक्सिमम। तो कैपेसिटर की एनर्जी तो 0 रह जाती है और इंडक्टर की एनर्जी क्या हो जाती है भैया, मैक्सिमम, UB = ½ Li02²। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये T = T/4 पर होता है, मतलब इस तरह का सिचुएशन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर पूरा का पूरा एनर्जी कैसा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है। यहाँ पर एनर्जी कैसा है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो T/4 तक ऐसा हो जाता है। ओके, उसके बाद क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है, मतलब इसमें बैक ईएमएफ है, मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हो चुका है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो बिल्डअप होगा ना, क्योंकि ये तो सोलिनॉइड कॉइल है और सोलिनॉइड कॉइल में आपको पता है सेल्फ इंडक्शन होता है। तो जब सेल्फ इंडक्शन होता है तो क्या होगा, बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या होगा, ये कैपेसिटर को फिर से चार्ज करने लग जाएगा। फैराडे सेकंड लॉ नहीं होता, E = -dφ/dt। ओके, सो ये जो बैक ईएमएफ है ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा, लेकिन ये कैपेसिटर को चार्ज कैसे करेगा, कैपेसिटर को चार्ज ये कैसे करेगा, ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा अपोजिट पोलैरिटी के साथ। मतलब क्या होगा, जो पहले इसकी प्लेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो प्लेट कैपेसिटर की पहले पॉजिटिवली चार्ज्ड थी, अब वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। पहले देख रहे हैं ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज थी, तो अब ये क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो बैक ईएमएफ है ना वो तो अपोजिट पोलैरिटी का है। सो यहाँ पर कुछ कुछ क्या होगा, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहाँ पर तो सारी की सारी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब कुछ एनर्जी इंडक्टर में, कुछ एनर्जी कैपेसिटर में, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये इंडक्टर की पूरी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो मतलब इस तरह से T/2 पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे T/2 पे क्या होगा, कैपेसिटर की एनर्जी मैक्सिमम, इंडक्टर की एनर्जी 0। तो यहाँ पर फिर से हमारा UB क्या हो गया, 0 हो गया, और UE क्या हो गया, Q02/2C हो गया। तो अब आप यहाँ पर ये देखो कि हम यही प्रोसेस, अब फिर दोबारा से क्या होगा, फिर दोबारा से कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और दूसरे आधे साइकिल में ऐसे बट विद अपोजिट। तो कैपेसिटर पहले पॉजिटिव प्लेट ऊपर थी, अब नेगेटिव प्लेट ऊपर है, तो अब अपोजिट डायरेक्शन में कैपेसिटर डिस्चार्ज होएगा, फिर यहाँ पर दोनों हाफ हाफ होंगी, और फिर यहाँ से कैपेसिटर मतलब जिस पोजीशन से चला था उसी पोजीशन में कैपेसिटर वापस आ जाएगा। तो आप इस तरह से क्या देख रहे हैं, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर, What you are observing from here, हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि when a fully charged capacitor is connected to an inductor, then the potential energy of capacitor, electrical potential energy of capacitor is converting into magnetic potential energy, and magnetic potential energy is converted to electric potential energy. This process is repeated, so this is a kind of oscillations. These are called LC oscillations. These are called LC oscillations.
ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से होते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? आपको मैंने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया था कि भैया फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC और न्यू इज इक्वल टू 1/2π√LC। तो हम क्या करते हैं कि ये जो कैपेसिटर है, अगर ये मेरा वेरिएबल कैपेसिटर हो जाए तो इस कैपेसिटेंस की वैल्यू, वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब होता है कि इसका कैपेसिटेंस चेंज किया जा सकता है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कैन बी चेंज्ड, देन दिस इज कॉल्ड वेरिएबल कैपेसिटर। सो अगर मैं यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ तो मेरे को यहाँ पर कोई भी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सो ये जो LC ऑसिलेटर सर्किट है, दिस हैज मेजर एप्लीकेशन इन कन्वर्टिंग DC इनटू AC, इन कन्वर्टिंग डायरेक्ट करंट को अगर अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करना है तो ऑसिलेटर सर्किट यूज होता है। यू शुड रिमेंबर, फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट द सर्किट यूज्ड इज कॉल्ड द ऑसिलेटर सर्किट, और LC सर्किट भी इसको हम बोलते हैं, टैंक सर्किट भी इसको बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड टैंक सर्किट, ठीक है। LC सर्किट और टैंक सर्किट के नाम से ये जाना जाता है। सो इस तरह से हमने एक स्मॉल टॉपिक था ये कवर कर लिया, और इसमें हमने समझ लिया कि LC ऑसिलेशंस क्या होते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया था उसमें, लास्ट टाइम जब हम पावर डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको एक टर्म बताई थी, पावर फैक्टर। क्या बताया था? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर cos फाई क्या होता है? R/Z होता है। मतलब क्या होता है? जो रेजिस्टर सर्किट में पावर होती है EV/IV cos फाई, ठीक है, और जो RLC होता है उसमें होती है, रेजिस्टर सर्किट में EV/IV पावर होती है और RLC में होती है EV/IV cos फाई। सो इन दोनों का जो रेशियो है cos फाई पावर फैक्टर होता है। अब एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात थी, और वो थी वॉटलेस करंट। ये भी हम लास्ट में ही बताते हैं, वॉटलेस करंट। सो वॉटलेस करंट क्या होती है? AC सर्किट के अंदर वॉटलेस करंट क्या होती है कि जो करंट अपने मेंटेनेंस के लिए कोई पावर सर्किट से ड्रॉ नहीं करती। इफ ए करंट डज नॉट ड्रॉ एनी पावर फ्रॉम द सर्किट फॉर इट्स मेंटेनेंस, मतलब एक करंट, वॉटलेस करंट क्या होती है? एक करंट विच डज नॉट कंज्यूम, a current which does not consume any power, for its maintenance, ठीक है, is called वॉटलेस करंट। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? वॉटलेस करंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो वॉटलेस करंट होता है IRMS साइन फाई। मतलब ये ध्यान रखना, अगर किसी सर्किट में किसी न्यूमेरिकल में वॉटलेस करंट निकालने के लिए आया है, मतलब क्या होता है, आपने इंडक्टर में देखा होगा कि पावर कंजम्पशन पूरे साइकिल में हमारा 0 होता है। पावर कंजम्पशन इन एन इंडक्टर इज 0, पावर कंजम्पशन इन कैपेसिटर इज आल्सो 0। तो अगर हमारा आइडियल कैपेसिटर और आइडियल इंडक्टर है तो उसमें कोई पावर कंजम्पशन नहीं होता, मतलब करंट सर्किट में फ्लो करता रहेगा, करंट विल फ्लो इन द सर्किट बट देयर इज नो पावर कंजम्पशन। तो इस तरह की करंट को, जिस तरह के करंट के फ्लो करने में कोई भी पावर कंजम्पशन नहीं होता, उस करंट को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। ओके, सो वॉटलेस करंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? IRMS साइन फाई से। वॉटलेस करंट क्या होती है? IRMS साइन फाई इज द वॉटलेस करंट। अब देखो ये कैसे आई निकल गए, ये ऐसे, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये मान लो मेरा IRMS है, ठीक है, और IRMS और ERMS में कुछ एंगल होता है, ये ERMS है, इसमें एंगल हो गया फाई। सो IRMS का इधर कंपोनेंट कितना हो गया? IRMS cos फाई, और इसके परपेंडिकुलर कितना हो गया? IRMS साइन फाई। तो मतलब क्या होता है कि इसकी वजह से पावर कितना होगा? IRMS cos फाई की वजह से कितना पावर होगा? एवरेज पावर बिकॉज ऑफ दिस P एवरेज इज इक्वल टू IRMS ERMS cos फाई, इसकी वजह से, और इसकी वजह से एवरेज पावर कितना होगा? 0, क्योंकि इधर तो वोल्टेज ही नहीं है, वोल्टेज तो हमारा उधर है,
वोल्टेज तो हमारा IRMS cos phi के लोग है, तो जब हमारा वोल्टेज IRMS cos phi के लोग है तो हमारा एवरेज पावर भी IRMS cos phi के लोग होगा, तो IRMS sin phi के लोग कोई पावर हमारा नहीं होगा। तो ये जो IRMS sin phi है दिस इज कॉल्ड द वॉटरलेस करंट। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में किसी प्रॉब्लम में आपको वॉटरलेस करंट निकालने के लिए आ जाता है तो आप वॉटरलेस करंट इस फॉर्मूले IRMS sin phi से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, कई क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, स्पेशली सीरीज RLC सर्किट, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, पावर कंजम्पशन इन AC सर्किट्स एंड दिस LC ऑसिलेशंस। सो आप थ्योरेटिकली इसको प्रिपेयर करें और इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स NCERT एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो सारे आप ट्राई कर सकते हैं। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।